हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा राजा, किसान और नगर का पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हमने मौर्य काल और उसके प्रशासन के बारे में पढ़ा था और वहाँ की किसानों के बारे में पढ़ा था। अब हम उससे आगे यानी कि मौर्योत्तर काल के बारे में चलते हैं। जैसे जैसे मौर्य वंश का पतन हुआ, जैसा कि आप जानते हो कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, यानी कि सारी जो पावर है, सुप्रीम पावर है, वो सेंटर के अंदर थी, यानी केंद्र के पास थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, भारतीय इतिहास को हम आगे पढ़ते हैं, तो राजधर्म के कुछ नए सिद्धांत हमारे सामने आते हैं और वही आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि मौर्य काल के पश्चात के राजाओं ने किस प्रकार के राजधर्म के सिद्धांतों को अपनाया। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के बारे में। दक्षिण भारत के अंदर जो जानकारी के स्रोत हमारे पास है वो है, सबसे महत्वपूर्ण है संगम साहित्य। संगम साहित्य में बहुत सारी प्रतियां या बहुत सारा साहित्य तो हमारे पास वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो मेन संगम साहित्य की रचना है वो है तोल्काप्पियम। ये रचना हमें संगम काल के विषय में बताती है कि कैसी व्यवस्था थी, कैसा राजधर्म था इस समय में। 3 मुख्य वंश बताए जाते हैं, चोल, चेर और पांड्य। जब हमने मौर्य काल पढ़ा था तभी हमने पढ़ा था कि दक्षिण भारत के अंदर चोल, चेर, पांड्य राज्य थे। यही राज्य है, ये मौर्य के समकालीन भी है और मौर्य काल के पश्चात भी ये दक्षिण भारत में काफी समय तक रहे थे। तो चोल, चेर, पांड्यों में जो व्यवस्था थी उसके अंदर प्रमुख होता था राजा। ये जो राजा है ये बहुत बड़े भूभाग का स्वामी नहीं था, क्योंकि मौर्य वंश जो है वो पूरे लगभग उत्तर भारत में और दक्कन के पठार से ऊपर पूरा ही था। तो नीचे जो भारतीय हिस्सा हम देखते हैं दक्कन के पठार का, यानी कि महाराष्ट्र, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, ये वाला भाग है, इसके अंदर चोल, चेर, पांड्य थे। और ये जो व्यवस्था है ये मेन रूप से जो है सामंती व्यवस्था थी। मतलब इसके राजा जो थे वो बहुत बड़े भूस्वामित्व नहीं थे, यानी कि उनके पास बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं रहा था। तो राजतंत्र था, वंशानुगत था और ये जो राजा थे ये मन्नम और वेदन जैसी अपने उपाधियां धारण करते थे और इनके अंडर में एक महत्वपूर्ण पद था सामंत। ये सामंत जो है ये भूस्वामी होते थे, बड़ी बड़ी जमीनों के स्वामी होते थे और वहां से ये टैक्स इकट्ठा करते थे और वो टैक्स ये देते थे वहां के राजा को। एक राजा के अंदर में बहुत सारे सामंत हो सकते थे और ये सामंत जो कर देते थे इसको इरई कर कहते हैं और इसका उल्लेख मिलता है हमें तोल्काप्पियम के अंदर। और भी कुछ बहुत प्रकार के कर थे, लेकिन यहाँ जो सामंतों द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर है उसका उल्लेख है। और ये व्यवस्था क्यों बताई गई है आपको? ये इसलिए कि जो सामंत है वो राजा के अधीन थे, लेकिन कभी कभी ये सामंत इतने शक्तिशाली हो जाया करते थे कि ये अपनी सेना रखने लगते थे। राजा को कई बार ये ओवरलेप भी कर जाते थे, यानी कि बड़े सामंत जो होते थे बहुत शक्तिशाली हो जाते थे। कभी कभी ये राजतंत्र को नुकसान भी पहुंचा देते थे या कभी कभी स्वयं राजा भी बन जाते थे। तो ये सामंत एक बहुत शक्तिशाली कड़ी है राजा और प्रजा के बीच में और इनके ही द्वारा ये इरई कर राजतंत्र को दिया जाता था। फिर से आते हैं उत्तर भारत के अंदर। तो यहाँ हमने देखा दक्षिण भारत के अंदर मूल रूप से सामंती शक्ति थी, राजा होते थे लेकिन सामंतों के पास व्यापक शक्तियां हुआ करती थी। फिर हम आते हैं मौर्य काल के बाद शुंग, कर्ण वंश, इनका उल्लेख और इसके साथ ही हम कर देंगे सातवाहन वंश का उल्लेख। सातवाहन वंश जो है वो भी एक सामंतवादी व्यवस्था है। ये महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में इनकी राजधानी थी और पहले ये उत्तरी महाराष्ट्र में थे और धीरे धीरे ये दक्षिणी महाराष्ट्र तक चले गए और बाद में ये इनके कुछ ऐसे राजा थे जो समुद्र तट की सीमाएं भी इनके अंडर में आ गई थी। तो प्रतिष्ठान के अंदर इनकी राजधानी थी और इस वंश का संस्थापक था सिमुक। बाद में शातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी और यज्ञश्री शातकर्णी, ये इनकी वंशावली है और ये प्रमुख शासक इसके अंदर हुए। जब हम अगला चैप्टर इसी शातकर्णी सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे तब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो नाम है गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र शातकर्णी, यज्ञश्री शातकर्णी, ये यहाँ की महिला शासिकाओं यानी कि इनकी जो राजमाताएं होती थी उनके नाम पर इनके पुत्रों के नाम हैं। तो ये भी एक नारी सशक्तिकरण को दिखाता है, लेकिन ये हम उसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। वर्तमान में हमको पढ़ना है राजधर्म के नवीन सिद्धांत।
तो इसमें ये जो सैनिक शासन व्यवस्था है यही महत्वपूर्ण है। इनकी ही भांति इनके पास भी कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था। ये मुख्यतः जो इनकी जो सबसे छोटी इकाई होती थी गांव का जो गोपिक होता था यानी कि मुखिया होता था, वह भी स्वयं अपनी एक सेना रखता था और वो किसके प्रति रिलायबल होता था यानी कि किसके प्रति जवाबदेह होता था, राजा के प्रति। हालांकि इनकी जो है बहुत बड़े बड़े साम्राज्य रहे और ये बहुत विशाल साम्राज्य के स्वामी थे। तीनों समुद्रों की सीमाएं इनके राज्य के अंतर्गत आती थी, लेकिन फिर भी ये मूल रूप से एक सैनिक व्यवस्था पर आधारित राज्य था। उसके बाद इतना विशाल साम्राज्य था तो इनके अंदर कुछ नई व्यवस्थाएं भी साम्राज्य में हम देखने को मिलते हैं। ये जो सातवाहन वंश के राजा हैं ये मूल रूप से ब्राह्मण वर्ग के थे। कौन से वर्ग के? ब्राह्मण वर्ग के थे। इससे पहले हमने जब मौर्य साम्राज्य और कुछ साम्राज्य पढ़े थे तो मौर्य में जो अशोक था वो स्वयं बौद्ध हो गया था और भारत में इसी दौरान बौद्ध और जैन धर्म भी आया था। तो बहुत सारे राजा ऐसे थे जो इन धर्मों के प्रभाव में आ गए थे, लेकिन ये विशुद्ध ब्राह्मण वर्ग से सम्मिलित रखते थे। तो बहुत लंबे समय बाद एक किसी बड़े भाग पर ब्राह्मणों का आधिपत्य आया था, तो इन्होंने फिर से वर्ण व्यवस्था की पुनर्स्थापना की, यानी कि वर्ण व्यवस्था को इन्होंने फिर से लागू किया। और यहाँ के जो शासक थे, जो ब्राह्मण वर्ग के शासक थे, इन्होंने एक नई प्रथा आरंभ की जिसे अग्रहार कहते हैं। आपकी बुक में एक ब्लू कलर का बॉक्स दिया हुआ है, ऑरेंज कलर का बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर इस अग्रहार का वर्णन दिया हुआ है। ये अग्रहार क्या है? ये दान में दी गई भूमि। दान में दी गई भूमि से ये एक नई परंपरा स्टार्ट होती है। यहाँ से हम देखते हैं कि जो राजा जिसे व्यक्ति को इनाम देते थे या किसी व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते थे तो उसको दान में भूमि देते थे और उस भूमि को अग्रहार कहा जाता था। लेकिन यहाँ ये ध्यान रहे, ये भूमि केवल ब्राह्मण वर्ग को या फिर बौद्ध और जैन भिक्षुओं को दी गई थी और मोस्टली इनमें से जो जितनी भी भूमि दान हुई है वो सब बौद्ध भिक्षुओं को दी गई है। उसके बाद इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? इसकी जानकारी हमें मिलती है, इनके जो अभिलेख हमें मिले हैं वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के, गौतमी पुत्र शातकर्णी के, इनके जो अभिलेख मिले हैं उसमें हमें पता चलता है कि ये ब्राह्मणों को दान में देने की भूमि की परंपरा थी और उस भूमि को जो दान में दी गई है उस भूमि को ये कहते थे अग्रहार। फिर राजा किस प्रकार से शक्तिशाली थे या किस प्रकार से अपने वैभव को बढ़ाते थे, क्योंकि हमारे पाठ का नाम है राजा और राजधर्म। राजा कितना शक्तिशाली होता था वो उसके द्वारा किए गए यज्ञों से भी हमें कभी कभी पता चलता है कि वो जो अपने अभिलेख लिखवाते थे, उनकी जो विजय गाथा गाई जाती थी, जो उनके बाद कोई उनके प्रशंसक लिखते थे या फिर उनके अनुयायी लिखते थे, उनके आगे आने वाली पीढ़ियों के राजा लिखते थे। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने ये 2 यज्ञ किए हैं, अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ, और ऐसे ही यज्ञ किए थे शातकर्णी प्रथम ने भी। ये राजा के पौरुष को बढ़ाते थे, प्रजा के अंदर उसकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाते थे। तो और चूंकि आपको मैंने बता ही दिया, ये ब्राह्मण व्यवस्था को इन्होंने पुनः लागू किया था, इसलिए ये यज्ञ परंपरा फिर से हमें देखने को मिलती है सातवाहन वंश में। और ये भी हमने पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल जो है उसके अंदर यज्ञ और बलि वेदियों की परंपरा बड़ी थी, लेकिन बीच में बौद्ध युग आ गया, बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, तो थोड़ा सा यज्ञ वगैरह कम हो गए थे। लेकिन सातवाहनों ने इस परंपरा को पुनः प्रतिष्ठित किया। उसके बाद राजाओं की जो उपाधियां हैं वो किस प्रकार की रहती थी? नासिक अभिलेख के अंदर वशिष्ठी पुत्र पुलमावी स्वयं को दक्षिणापथेश्वर कहता है, यानी कि दक्षिण भारत का स्वामी कहता है। दक्षिण भारत का स्वामी मतलब यहाँ ये हमें देखने को मिलता है कि एक जगह इसी आपके बुक में ब्लॉग बना हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा कि ये जो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी है, ये इसकी जो घोड़े हैं वो तीनों ओर से समुद्र को छूते थे। मतलब इसके अंदर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और नीचे हिंद महासागर, यानी कि पूरा जो हम भारत के नक्शे में नीचे वाला हिस्सा देखते हैं इस पूरे को ये टच करता था इसका साम्राज्य। तो इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी और ये उपाधियां जो है राजा की प्रतिष्ठा को दिखाती है कि राजा कितना शक्तिशाली है। फिर है इसी का है कन्हेरी अभिलेख, जिसमें एक और नई चीज हमें देखने को मिलती है कि इसमें लिखा हुआ है कि
वशिष्ठ के पुत्र पुलमावी ने रुद्रदामन की पुत्री, शक शासक था रुद्रदामन, उसकी पुत्री से इसने विवाह किया था। तो ये हमें ये बताता है कि राजा जो है वो अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए हमेशा युद्ध नहीं करते थे, कभी कभी वो जो है वो वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे ताकि उनकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो। तो ये कन्हेरी अभिलेख उसका रुद्रदामन की पुत्री से विवाह दिखाता है। मूल रूप से मैंने आपको बता दिया है कि ये एक सैनिक शासन था, यानी कि सामंत खुद, राजा खुद, और यहाँ तक कि उनका सबसे छोटा अधिकारी ग्रामिक, जो गांव का स्वामी होता था, वो भी एक सैनिक टुकड़ी रखते थे। और ये सभी सेनाएं 3 भागों में इनको बांटा है। सबसे बड़ा होता था राजा, उसके बाद महाभोज और फिर सेनापति। ये सभी सेना रखते थे और ये सभी किसके प्रति जिम्मेदार होते थे? स्वयं राजा के प्रति। आगे हम देखते हैं कुषाण वंश। हालांकि ये सातवाहन वंश से पहले का है, लेकिन फिर भी इसको हम दक्षिण भारत से चले थे इसलिए इसको हम अब पढ़ रहे हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश भारत में आता है विदेश से। अब इसके आने के संबंध में थोड़ा सा इतिहासविदों में मतभेद है, लेकिन ये कबीला था यूची कबीला, उसके वंशावली है। सबसे पहले भारत में जिसने शासन किया, जिस कुषाण वंश के शासक ने, उसका नाम था कुजुल कड़फिसस। उसके बाद हम देखते हैं विम कड़फिसस, और जो हम पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण शासक वो है कनिष्क, सम्राट कनिष्क। विम कड़फिसस के बारे में जो आपको बात बताने लायक वो ये है कि विम कड़फिसस ने भारत में सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्कों का प्रचलन किया था, इस विम कड़फिसस ने। और उसके बाद कनिष्क, ये 78 ईस्वी में सम्राट बना भारत का, संपूर्ण भारत का नहीं, लेकिन इसका जो भाग था उसका बहुत विशाल क्षेत्र था इसके पास भी। कनिष्क जो है 78 ईस्वी के अंदर भारत का शासक बना, उत्तरी भारत का। और इसका जो भूभाग है वो सबसे ज्यादा ये पाकिस्तान में, पेशावर के पास, और उत्तरी भारत में ही रहा इसका। शक संवत चलाया था इसने, और जो आज तक भी प्रचलन में है। इस शक संवत का संस्थापक जो था, इसने अपने राज्यारोहण के समय कनिष्क सम्राट ने इसको चलाया था। अब हम देखते हैं इनके जो राजधर्म के सिद्धांत है उसको कुछ उदाहरणों से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमें ये तो कहीं भी नहीं लिखा मिलता है कि भाई राजा को प्रजा किस नजर से देखती थी, या फिर राजा स्वयं को क्या प्रजा के सामने कैसे पेश करता था, लेकिन यहाँ देखने पर हमें देखो कि यहाँ के सिक्कों पर सूर्य, चंद्र और शिव देखने को मिलता है। तो ये राजा को, ये जो तीनों ही निशान है, ये शिव हमारे वैदिक संस्कृति से रिलेटेड है, और ये दोनों निशान भी वैसे तो वैदिक संस्कृति से है, लेकिन यहाँ पर यूनानी प्रभाव ज्यादा है राजा के ऊपर। क्योंकि अगर हम कनिष्कपुर देखें जो इसे श्रीनगर के आसपास बसाया था, तो ये उत्तरी भारत के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का हिस्सा है, ऊपरी। तो उसमें इसके ऊपर यूनानी प्रभाव ही हमको देखने को मिलता है। बाद में कनिष्क ने अपना धर्म बदलकर वो बौद्ध हो गया, बौद्ध धर्म के प्रभाव में वो स्वयं भी बौद्ध हो गया था। तो इसके जो बाद के सिक्के हैं उसके हमें ऊपर, कुछ सिक्कों के ऊपर हमें बुद्ध की प्रतिमा मिलती है। शुरुआती सिक्कों में सूर्य, चंद्र और शिव जो यूनानी और वैदिक कालीन प्रतीक है, हिंदू धर्म से रिलेटेड भी है, और बाद के सिक्कों पर हमको बुद्ध की प्रतिमाएं मिलती है। लेकिन यहाँ जो राजधर्म के सापेक्ष जो चीज हमें देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि कुछ सिक्के उसके ऐसे भी मिले जिस पर बुद्ध की प्रतिमा है एक तरफ, और दूसरी तरफ है स्वयं कनिष्क की प्रतिमा, राजा कनिष्क की प्रतिमा। और कुछ सिक्के ऐसे मिले हैं जिन पर कुछ एक साइड तो कुछ मंत्र वगैरह ऐसे खुदे हुए हैं, और दूसरी तरफ कनिष्क का नाम या कनिष्क की मूर्ति खुदी हुई है। तो और कुछ यूपी में, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, यूपी में मथुरा के पास हमको माट नामक एक जगह है, वहां पर एक देवालय मिला है, यानी कि मंदिर जिसको आज हम कहते हैं, एक मंदिर मिला है। और उस मंदिर के अंदर हमको इन कुषाण शासकों की बड़ी बड़ी मूर्तियां, आदमकद से भी बड़ी 7 फीट 8 फीट ऊंची मूर्ति मिली है। वो मूर्ति देवालय में, सम्राट की मूर्ति क्या शो करती है हमें? ये मूर्ति हमें ये दिखाती है कि राजा जो है वो अपने आप को प्रतिष्ठित कर रहा है, अपने आप को समतुल्य बता रहा है, किसके? ईश्वर की। ये राजधर्म का दैवीकरण सिद्धांत है जो हम बाद के कई राजाओं में भी देखने को मिलता है हमको। तो ये देवपुत्र की उपाधियां भी धारण करते थे, ये भी राजधर्म का नया सिद्धांत है, राजा को देवता के समतुल्य बताना। और ये सिद्धांत आता है इनके मूल स्थान से,
कुछ ऐसी और जगह हैं जहाँ पर, जैसे चाइना के अंदर राजा स्वर्ग पुत्र की उपाधि धारण करता था। तो इसीलिए कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये कुषाण जो है चाइना से आए थे और वहीं से इन्होंने अपनी ये जो स्वर्ग पुत्र या देव पुत्र की उपाधियां धारण की थी। तो ये तो हमारे हो ही गया कि सिक्कों के एक तरफ बुद्ध की और दूसरी तरफ स्वयं की आकृति। ये प्रचलन किस शासन में था? कुषाण वंश के अंदर। और ये सिक्के शुद्ध सोने के बने हुए थे। तो यहाँ से आपको ये भी पता चलता है कि जो राजा है वो कितने समृद्ध रहे होंगे और उनका अपने आप को देवताओं के समान बताना उनकी प्रतिष्ठा के लिए कितना सही था। सॉरी। फिर हम आते हैं उसके बाद गुप्त काल पर। एक बड़ा शासन वंश है ये गुप्त काल। इसकी स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। उसके बाद महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, महेंद्रगुप्त। इनको हम धीरे धीरे आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमको पढ़ना है राजधर्म के सिद्धांत के रेफरेंस में। तो इनके जो है वो सबसे पहले इनके अंदर भूमिदान की परंपरा। भूमिदान की परंपरा हमने अभी पढ़ा। सबसे पहले किसने शुरू की थी भारत के अंदर? सातवाहनों ने शुरू की थी और जिसको कहा जाता था अग्रहार। अभी तक जो भूमि है वो मेनली, यहाँ हमने देखा था कि मेनली जो भूमि है दान में दी गई वो या तो ब्राह्मणों को दी जाती थी और या फिर बौद्ध भिक्षुओं को दी जाती थी। लेकिन इस गुप्त काल में हमको एक नया ट्रेंड देखने को मिलता है। ये जो भूमि है अब प्रशासनिक अधिकारियों को भी दी जा रही है। जो प्रशासन में महत्वपूर्ण पद रखते हैं उनको वेतन के बदले जो है वो भूमि देने की परंपरा नई चालू हुई है, नई स्टार्ट हुई है। और वो हुई है कौन से शासन में? गुप्त शासन में। ये भूमिदान क्या शो करता है? ये किसी धार्मिक कार्य के लिए नहीं दी गई है, ये वेतन के बदले भूमि दी गई है। ये दिखाता है विकेंद्रीकरण, हमको दिखाता है कि प्रशासन का विकेंद्रीकरण हुआ। यानी कि पावर केवल राजा के पास नहीं है या महाराज के पास नहीं है, अब पावर उसके नीचे के जो सामंत है उनके पास भी है और उसके जो अधिकारी हैं उनके पास भी है। ये जो सामंत होते थे ये दान में दी गई भूमि या गांवों के स्वामी होते थे और वहां से जो टैक्स मिलता था वो इनके पास रहता था और उसके बदले में ये राजा को क्या देते थे? सैनिक सेवा देते थे। और यही परंपरा आगे बहुत लंबे समय तक चलती रही। कुछ विद्वान यानी कि कुछ और जो स्पेशलिस्ट हैं, इतिहासकार हैं, वो ये भी मानते हैं कि जब दान में भूमि दी जाती है तो ये शासन के पतन को भी दर्शाती है। यानी कि अब शासक इतने शायद शक्तिशाली नहीं रहे, धीरे धीरे ये सामंत शक्तिशाली होने लगे और इनका महत्व राज्य में बढ़ता गया। और इसी महत्व को पुष्टिकृत करने के लिए यानी कि इस महत्व को बनाए रखने के लिए राजा स्वयं मानता था इनके महत्व को और इसीलिए इनको धीरे धीरे बड़े क्षेत्र में दान में दिए जाने लगे। तो ये सामंतवाद। समुद्रगुप्त की एक पर्याप्त प्रशस्ति है जिसके अंदर इसी प्रकार के एक भूमिदान का उल्लेख हमको मिलता है। और गुजरात की सुदर्शन झील है जिसके अंदर एक सामंत द्वारा इस झील के पुनर्निर्माण यानी कि जीर्णोद्धार का हमें उल्लेख मिलता है। तो हमें ये भी पता चलता है कि ये सामंत कितने जो है धनी रहे होंगे, इनके पास कितनी पावर रही होगी कि ये बड़े बड़े काम भी अपने नाम से करवाते थे राजा के रहते हुए। तो ये है गुप्त काल के अंदर। अब ये जो गुप्तकालीन राजा है इनकी उपाधियों में भी हमें फर्क देखने को मिलेगा। ये जो उपाधि धारण करते थे ये महाराजाधिराज ऐसी उपाधियां धारण करते थे। राजाधिराज, महाराजाधिराज। इनके जो सिक्के हैं वो भी सोने के रहे, सोने के सिक्के थे। इनके सिक्कों पर अब देवी देवताओं के चित्र हमें नहीं मिलते, बहुत कम मिलते। इनके सिक्कों पर एक तरफ राजा का प्रतीक और दूसरी तरफ राज चिन्ह, जैसे किसी का गरुड़ हो गया, किसी का मयूर हो गया। और समुद्रगुप्त के जो हमें सिक्के मिलते हैं उस पर स्वयं समुद्रगुप्त जो है वीणा बजाते हुए मिलता है। कुछ पर कुछ देवियों के भी सिक्कों पर, प्रारंभिक सिक्कों पर हमें देवियों के चित्र भी मिलते हैं। लेकिन अब जो सिक्के मिल रहे हैं उन पर राजाओं का मतलब राजाओं की निशानियां ज्यादा है, राजाओं के चित्र हमें ज्यादा मिलते हैं। अब अगला जो हम इसी चैप्टर का अगला भाग पढ़ेंगे वो अब इन सभी कालों में, मौर्य काल से लेकर दक्षिण भारत, सातवाहन, कुषाण
और गुप्त, इन सभी में जो ये जितने भी राज्य हैं यहाँ पर किसानों की स्थिति कैसी थी या समाज का आम वर्ग कैसा था, उसके विषय में हम अगले चैप्टर में, अगले अध्याय पार्ट 4 में पढ़ेंगे। आज